काफ़ी समय पहले एक बदमाश हुआ करता था। उसका एक चीज़ था कि अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो चीज़ उसको चाहिए। अब वो चाहे प्रेम से मिल जाए और चाहे ज़बरदस्ती करके मिले। उस समय उसका गांव में एक कमरुद्दीन नाम का व्यक्ति था जिसके पास 2 जोड़ी बैल था, और वो बैल जो ऐसा खूबसूरत था, उसकी जो चर्चा थी पूरे गांव में होती थी कि बैल हो तो कमरुद्दीन के बैल का जैसा हो, मतलब मेहनती, देखने में भी बहुत सुंदर। अब ये जो बात थी ये उस बदमाश व्यक्ति को पता लग जाती है कि कमरुद्दीन के पास 2 जोड़ी बैल है और वो बैल बहुत खूबसूरत है। तो अब उसके मन में ये चीज़ आ जाता है कि अब वो 2 जोड़ी जो बैल है वो मेरे को चाहिए। तो उसके लिए वो अपने आदमी को ऑर्डर कर देता है कि भाई देखो, वो जो 2 जोड़ी बैल है वो मेरे को चाहिए और उसको तुम लोग लेकर के आओ। तो अब जो उसके आदमी थे वो कमरुद्दीन के यहाँ पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह का समय था, कमरुद्दीन के यहाँ पहुँचते हैं तो कमरुद्दीन समझता है कि हो सकता है खरीदार होंगे, हिसाब किताब लगेगा, अगर बढ़िया दाम लगेगा तो बैल को बेच देंगे। लेकिन तब तक उसको 2 थप्पड़ लग जाता है। कमरुद्दीन, तुम अपना बैल खोल करके दो। और बॉस ने मंगाया है, बॉस कहिए, मालिक कहिए, मंगाया है। तो कमरुद्दीन समझ जाता है कि मामला तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो विरोध करता है। तो उसके विरोध करते करते गांव में बहुत सारे लोग और भी थे, वो वहाँ जमा हो जाते हैं। जमा होते हैं तो सब लोग ये तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि उसका विरोध कर सकें, क्योंकि लोगों को पता था कि ये फलाना जो व्यक्ति है जो भेजा है वो बहुत बदमाश है। उसका विरोध कोई नहीं करता था। तो कमरुद्दीन भाई, अब उसका सामान जा रहा था तो विरोध उसको करना ही था। तो अब उसका विरोध करना कमरुद्दीन को भारी पड़ जाता है, और जो बदमाश लोग होता है कमरुद्दीन को भी पकड़ लेता है और उसको भी पीटते हुए ले जाता है। बैल को तो ले ही जाता है, कमरुद्दीन को भी कोड़े से पिटाई करता है। और कोड़े से पिटाई करके वो लोग उस बदमाश के पास ये जो 2 जोड़ी बैल था वो लेकर के चले जाता है। अब कमरुद्दीन को पीटने का एक ही उद्देश्य यहाँ पर था कि गांव वालों के अंदर खौफ बनाना कि अगर मेरे खिलाफ तुम कहीं भी या किसी भी जगह पर विरोध करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही पीटा जाएगा, मारा जाएगा। धीरे धीरे उस बदमाश का खौफ जो होता है, आतंक धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और धीरे धीरे पुलिस प्रशासन भी उससे इतना ज़्यादा डरने लग जाती है कि उसका कोई विरोध नहीं करता है। और कोई भी अगर विरोध करता था उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ता था, और बहुत बुरा अंजाम होता था। और धीरे धीरे वो इतना खौफ बना लेता है एरिया से, जिले से, कई जगहों पर, कि वो आराम से विधायक बन जाता है। और विधायक बनने के बाद उसका अंत भी कुछ इस तरीके से होता है कि लोग कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके से मारा गया। कौन था वो व्यक्ति जिसके खौफ से मतलब पूरा एरिया कांप जाता था? आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और कि कौन ऐसा व्यक्ति उसको, किस ऐसे व्यक्ति से उसका सामना हुआ जो उसके बराबर का था, जो उसको ढेर कर दिया। नमस्कार, मैं सत्या और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। बात है 1962 के समय की, और वो जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तो उस समय बिहार में ही पलामू जिला हुआ करता था, और आज वो झारखंड में है, झारखंड में ही पलामू जिला लगता है। उस समय एक लड़का था, नया नया जवान हुआ था, और उसका बदमाशी जो था, खौफ, बदमाशी कही, खौफ इलाके में धीरे धीरे बढ़ रहा था उसके क्षेत्र में। तो इलाके के लोग तो परेशान थे ही, पुलिस को भी लगातार सूचना वगैरह मिलती रहती थी कि ये जो लड़का है इसका बदमाशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था, तो पुलिस भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती थी। लेकिन जब थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा उठने लगा तो पुलिस को भी लगा कि इसको समझा देना चाहिए। तो वहीं उसका जो थाना था विश्रामपुर, जहाँ वो लड़का रहता था, उसके थाने का नाम विश्रामपुर था। तो थाने का जो थानेदार थे दयाशंकर मिश्रा, उसको एक दिन बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो बाबू, तुम्हारा जो भौकाल है वो बहुत बढ़ गया है, तो इसको तुम थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी बीच में उस लड़के में और दयाशंकर मिश्रा में काफ़ी तू मैं होती है, गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है, और एक दूसरे को देख लेने की भी बात हो जाती है। और मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसी थाने का एक दरोगा होता है, विश्रामपुर थाने का दरोगा, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी इतने निर्मम तरीके से की जाती है कि जिसको देख करके कोई भी डर जाए। उस थानेदार को पहले तो दम भर पीटा गया था और शरीर पे काफ़ी चोट वगैरह के निशान थे, और उसके बाद उसके गले को काट करके फेंक दिया गया था। अब
इतना सुनते ही उस इलाके के जितने भी लोग थे कि मतलब अगर यार दरोगा को इस तरीके से कोई मार सकता है, काट सकता है, तो आम आदमी लोग का तो कोई औकात ही नहीं है। आम आदमी को तो कुछ भी कर सकता है। तो अब ये लड़का का वहाँ से रुतबा बनना चालू हो जाता है। रुतबा बनते 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 वो इतना ज़्यादा नाम बना लेता है अपना कि उस पूरे इलाके में इसकी कहानी चालू हो जाती है और धीरे धीरे वो अपना आतंक बढ़ाने लग जाता है। इसी कड़ी में एक समय होता है कि अगर उसका इतना खौफ था कि अगर कोई चीज़ उसको पसंद आने लग जाए तो वो उन चीज़ों को कैसे भी करके अपने पास पाना चाहता ही था। तो उसी समय उसके ही गांव में एक लड़की थी, मेघनी। मेघनी जो खूबसूरत थी, अच्छी थी। तो कभी किसी रास्ते पर उसकी मुलाकात हो गई थी, तो देखा था तो उसको ध्यान में था कि मेघनी काफ़ी सुंदर है और उसको पसंद भी आ गई थी। तो अब वो अपने आदमी को भेज देता है कि जाओ मेघनी को उठा करके ले आओ। और उसका आदमी जो होता है वो मेघनी को उठवा लेता है, आदमी का अपना बल पे मेघनी को उठवा लेता है। सभी व्यक्ति को मालूम है, परिवार के सभी सदस्यों को मालूम है कि कौन उठवाया है और मेघनी किसके पास में है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई जा कर के पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाए या बोल सके कि हाँ मेघनी को ये व्यक्ति उठवा करके ले गया है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन मेघनी का एक भाई था नंदू, तो उसका छोटा भाई था नंदू, जो कि चंदवा थाना लगता है। चंदवा थाना में सोचता है कि वहाँ मैं कंप्लेन दर्ज करवाऊँ, चंदवा थाना में जा कर के पुलिस को कंप्लेन दर्ज करवाऊँ। और ये जो बात थी ये उस व्यक्ति को पता लग जाती है कि नंदू जो है वो पुलिस स्टेशन जाने वाला है कंप्लेन दर्ज करवाने। और वो नंदू पुलिस स्टेशन पहुंचता उससे पहले ही उस गुंडे के जो आदमी थे नंदू को उठवा लेते हैं और उठवा करके अपने अड्डे पर लेकर के आ जाते हैं। और वहाँ से नंदू को कहा जाता है कि बबुआ अभी तुम बहुत छोट हो और अगर ज़्यादा फड़फड़ाए ना तो तुम्हारे ख़ानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं मिलेगा, तुम आखिरी चिराग हो और तुमको बुझा देंगे, तो इसलिए बहुत फड़फड़ाओ नहीं। नंदू इतना डर जाता है, इतना उसमें खौफ भर दिया जाता है कि वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप उसको छोड़ दिया जाता है और चुपचाप नंदू अपने घर आ जाता है। अब उसके दिमाग से अपनी बहन को छुड़वाने का जो ख्याल होता है वो बिल्कुल निकल गया था कि मेरी बहन को मैं छुड़वाना है। और उस नंदू को इतना कह दिया जाता है कि देखो ठीक है तुम्हारी बहन है हमारे पास और कुछ दिन और रखेंगे और फिर तुम्हारी बहन नंदिनी को छोड़ देंगे, चली जाएगी तुम्हारे घर। और होता भी कुछ ऐसा ही है, नंदू अपने घर तो आ जाता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसकी बहन को भी छोड़ दिया जाता है। और उसकी बहन जब घर आती है तब पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है वहाँ पर। इस तरीके का वो व्यक्ति था, इतना बड़ा उसका आतंक था, आप समझ सकते हैं। उसी समय में एक और कहानी आती है उसकी, जो उसका आतंक था, मतलब कुछ ऐसी कहानियां हैं उसके आतंक की जो मैंने जोड़ने की कोशिश की है और जोड़ जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। उसी समय एक सहजू गंजू नाम का व्यक्ति था। उसकी एक बेटी थी साहुनिया उसकी बेटी थी और वो बेटी भी काफ़ी उसकी खूबसूरत थी, उसको भी उठवा लेता है। अब सहजू गंजू विरोध करता है इन चीज़ों का कि मेरी बेटी है। भाई कोई भी बाप हो अपनी बेटी का अगर कोई भी छेड़खानी भी कर दिया, कोई उल्टा जवाब दे दे तो बाप विरोध करता ही करता है। होता भी ऐसा है, सहजू गंजू विरोध करते हैं, विरोध उनको भारी पड़ जाता है। और जो वो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भरे बाजार, पूरी बाजार लगी हुई है और भरे बाजार में उसके बाप के सामने, पूरे बाजार के सामने उस लड़की का बलात्कार करता है। बलात्कार करके उस लड़की को वहाँ छोड़ देता है। अब ये बात जो थी, सहजू गंजू जो थे उनके अंदर ये बात बैठ जाती है कि मुझको इससे बदला लेना है। अब गांव वालों के भी अंदर ये चीज़ आने लग जाता है कि भाई अगर इस तरीके से चलते रहा, वो थोड़ा पिछड़ा गांव था, पलामू ज़िला था तो थोड़ा आदिवासी बहुल इलाका भी था, तो गांव वालों के अंदर ये चीज़ आने लग जाता है कि इन चीज़ों का विरोध किया जाए, वरना आज इसके साथ हुआ है कल हो सकता है हमारे परिवार, हमारी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है या ऐसा ये करेगा ज़रूर आने वाले समय में। तो
गांव वाले प्लानिंग करते हैं कि इसको मारा कैसे जाए। तो मारने के लिए गांव वाले सब कुछ प्लान कर लेते हैं, मारने की पूरी तैयारी हो जाती है, लाठी डंडा सब लेकर के पूरा गांव वाला तैयार रहता है। और वो जो आदमी होता है अब वो आ रहा होता है महुआ मिलन रेलवे स्टेशन से उतर करके। मल्हान गांव था, महुआ मिलन रेलवे स्टेशन में ही एक मिल्हान गांव था, वहाँ से वो आ रहा था। तो रास्ते में ही गांव के सारे लोग इकट्ठा थे उसको मारने के लिए। तभी उसके पास गांव का ही कोई व्यक्ति खबर कर देता है कि तुमको जो सहजू गंजू हैं और गांव के ही 2-3 लोग और हैं, वो तुमको मारने के लिए प्लान कर चुके हैं, और अगर तुम गए तो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। और वो समझ जाता है और वो रास्ता बदल देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। और ये बात उसके मन में आ जाता है कि सहजू गंजू और गांव के जो 2-3 लोग थे उन लोगों ने मेरे को मारने के लिए प्लान किया है। अब वो अपने आदमी को भेज देता है और भेज करके सहजू गंजू और 2-3 जो और थे गांव के लोग उनको उठवा लेता है, और उठवा करके वो अपने यहाँ ले आता है और उनको भी कोड़े से पिटाई करता है दम भर। उसके बाद गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाए, बोले या कोई भी करे। और वो व्यक्ति विनोद सिंह था। विनोद सिंह जो कि समय के साथ जिसका वर्चस्व बढ़ने लग जाता है और लोग उसका विरोध करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आदत हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति इतना खौफनाक हो और हर चीज़ों अगर कोई भी विरोध करे तो उसका भी अंजाम बहुत बुरा होता था, तो लोग विरोध अब करना छोड़ चुके थे। उसी समय एक घटना हो जाती है। वैशाली के विधायक थे वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह जो थे वो उनका एक हाथी था महोबिया। हाथी जो था वो काफ़ी आकर्षक था, और विनोद जो विधायक थे वीरेंद्र सिंह उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो अब विनोद सिंह जो है उसको इतना चस्का लग जाता है उस हाथी के बारे में वो सुना होता है, तो वो उस हाथी को, पागल हाथी को अपने यहाँ बुलवा लेता है, खरीद लेता है कि उस हाथी को खरीद करके अपने यहाँ रख लेता है। और उस हाथी का उपयोग वो उसके खिलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके आवाज़ को दबाने के लिए वो हाथी का उपयोग करता था। होता ऐसा था कि अगर कोई उसका विरोध किया या उसके खेतों में काम नहीं किया, या अगर कोई उसे किसी भी चीज़ों का विरोध हो, अगर वो कोई भी करता तो वो उस पागल हाथी के पास उसको फेंकवा देता, उसे मरवाता या उसे कुचलवा देता, मरवा देता। इस तरीके का उसका हरकत लगातार बढ़ रहा था। तो अब ये धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ते जाता है, और आतंक इतना ज़्यादा होता है कि साल 1980 का एक समय आता है, वो विधायक बनता है। विनोद सिंह जो था वो विधायक बन जाता है अपने पावर के और अपने खौफ की बदौलत। अब जब वो विधायक बन जाता है तो उसी समय एक आईपीएस थे जिनका नाम है कुणाल किशोर। कुणाल किशोर उस एरिया में उनका पोस्टिंग होती है, और पलामू ज़िले में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। 1980 का वो समय था और ये विधायक बना हुआ था, पावर था ही इसके पास। तो कुणाल किशोर की आदत हुआ करती थी कि वो औचक निरीक्षण, जिसको आप कह सकते हैं, कई बार कहीं भी कर सकते थे। अब जैसे वो आ रहे थे, उनकी पोस्टिंग थी, तो पोस्टिंग से वो अपने एरिया में ही ज्वाइन करने जा रहे थे। तो रास्ते में ही जो विनोद सिंह था उसका जो थाना था, उसी थाने पर वो औचक निरीक्षण में पहुंच जाते हैं। नाम सुने ही थे कि भाई विनोद सिंह है, वो बहुत शातिर है, बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है। तो उसके थाने में पहुंच जाते हैं, और थाने में जब पहुंचते तो वहाँ थाने में कोई भी व्यक्ति नहीं था, बस एक मुंशी बैठा होता है। और विनोद सिंह जब देखते हैं कि थाने में कोई नहीं है तो वो वहीं बैठ करके थाना अध्यक्ष और दरोगा वगैरह का इंतज़ार करने लग जाते हैं। इंतज़ार कर रहे होते हैं, और तभी कोई व्यक्ति चिल्लाते हुए बाहर से आ जाता है, अरे ओ थानेदारवा, अरे ओ थानेदारवा, कहाँ बाढ़े दे। और मतलब इस तरीके से कोई है ये नहीं है, सब भाग गया, ये हो गया, मतलब अजीब टाइप से कर रहा था। और चिल्लाते हुए थाना के अंदर सीधा घुसता है, और जहाँ पर जो कुणाल किशोर बैठे हुए थे, एसपी थे, उनके चेंबर में चले जाता है और जा करके कहता है कि कहाँ गया थानेदार। और तो कुणाल किशोर पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो विनोद सिंह जो होता है वो कहता है कि हम विधायक हैं इस एरिया का, तुम हमको पहचाने नहीं।
तो कुणाल किशोर कहता है कि हाँ पहचान तो गए। विनोद सिंह पूछता है तुम कौन हो, तो बताते हैं कि हम एसपी हैं भाई तुम्हारे एरिया का। अब कुणाल किशोर जब सुनता है कि एसपी है तो एसपी से ही कहता है कि अच्छा तुम तो हमारा नाम तो ज़रूर सुने होगे। तो एसपी साहब जो कुणाल किशोर रहते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हारा नाम तो बहुत सुने हैं और तुम्हारा कारनामा भी बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं, काफ़ी छिनतई का, मर्डर का तुम्हारे ऊपर और ये सब है तुम्हारे ऊपर दर्ज मुकदमा। तो कुणाल किशोर कहता है हाँ है। तो इसी तरीके से दोनों में बातचीत होने लग जाती है। तो कुणाल किशोर पूछते हैं कि अच्छा अभी किस काम से आए हुए हो थाने में। तो कहता है कि हम इस रास्ते से पार कर रहे थे तो पता नहीं किसी की गाड़ी रास्ते पे खड़ी है और जिससे मेरी गाड़ी पार नहीं हो रही है और उसको हटवाने के लिए हम थानेदार के पास आए थे कि उस गाड़ी को हटवाया जाए जिससे मेरा काफिला निकल सके। तो अब इतना ज़्यादा पावर और इतना ज़्यादा घमंड, ये कुणाल किशोर ने इन चीज़ों को देखते तो उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ है इसका थोड़ा भौकाल। तो तब तक वहाँ पर जो उस थाने का थानेदार होता पहुँच जाता है। अब थानेदार जब पहुँचता है तो देखता है विधायक और एसपी साहब दोनों हैं। कुणाल किशोर को सब जानते थे उस समय, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम वगैरह भी करते थे। तो थानेदार उस जगह पर पहुँचता है और देखता है दोनों विधायक और एसपी एक ही ऑफिस में है और इन दोनों की बातचीत चल रही है। तो सब कुछ समझ जाता है और जब एसपी साहब जो होते हैं वो थानेदार को कहते हैं कि तुम एक काम करो, इसको पहले तो हवालात में तुम बंद करो, इस व्यक्ति को विनोद सिंह को हवालात में तुम बंद करो और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। तो इतना कहा करके और एसपी साहब वहाँ से निकल जाते हैं और अगली सुबह उनकी भाई ज्वाइनिंग थी, पोस्टिंग थी, वो अपने एरिया में अपने जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पर वो निकल जाते हैं। अब विनोद सिंह वहाँ गिरफ्तार नहीं होता है, थानेदार नहीं करता है गिरफ्तार। और इसी बीच में वहाँ पर एक 20 सूत्रीय मीटिंग होने वाली थी, उसी इलाके में 20 सूत्रीय मीटिंग होने वाली थी और पटना से एक मंत्री जी जो थे रमेश झा, वो पलामू जिला में उनका आगमन होना था 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर के। तो रमेश झा का आगमन होना था और विनोद सिंह उस मीटिंग में पहुंच जाता है और मंत्री जी आगे आगे और विनोद सिंह ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा होता है और पूरा आईपीएस और कलेक्टर तक की ड्यूटी वहाँ पर लगी होती है उस चैम्बर में, उस ऑफिस में जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी। और इतना एसपी साहब देखते हैं तो उनको सब समझ में आ जाता है कि जो हम थानेदार को ऑर्डर दिए थे विनोद सिंह को गिरफ्तार करने का, वो काम नहीं किया है। उनको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति है पावरफुल के साथ साथ इसकी शासन प्रशासन में भी पकड़ है। लेकिन फिर भी विनोद सिंह को ये अपने ऊपर एक जो आईपीएस होते हैं कुणाल किशोर को अपने ऊपर एक चैलेंज महसूस हो जाता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार तो करेंगे ही करेंगे, चाहे जो हो जाए इसके लिए। और वो मन ही मन पूरी प्लानिंग सेट करते हैं और इसके लिए वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी पुलिस वाले पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है, कोई सहयोग नहीं करेगा उतना अच्छी तरीके से। तो वो अपना जो एक विश्वसनीय होता है और एक दूसरे थाने का इंस्पेक्टर होता है जिनका नाम होता है विनोद राम को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर विनोद राम और पूरी पुलिस दल बल पहुँच जाता है और उस जहाँ पर ये मीटिंग हो रही होती है उस मीटिंग को पूरी छावनी में तब्दील कर लिया जाता है। और जो रमेश झा मंत्री होते हैं, मंत्री से जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं कुणाल किशोर, उनकी बातचीत हो जाती है और कुणाल किशोर मंत्री रमेश झा से कह देता है कि साहब यहाँ जो विनोद सिंह है उसको हमको गिरफ्तार करना है और वो यहाँ का विधायक है और उसके खिलाफ 80 मुकदमे दर्ज हैं। तो रमेश झा को लगता है कि भाई अगर हमारी मीटिंग हो रही है और हमारा ही सरकार है और हमारी सरकार में हमारे ही सामने कोई विधायक गिरफ्तार हो तो ये मेरे शान के खिलाफ होगी। तो वो कुणाल किशोर को कहते हैं कि ठीक है तुम गिरफ्तार कर लेना, लेकिन हमारी जो मीटिंग है वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तुम उनको गिरफ्तार कर लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुणाल किशोर उस मीटिंग का ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। मीटिंग जो थी एक पाली में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है मीटिंग वगैरह। तो अब
जब विनोद सिंह को ये एहसास हो गया था कि पुलिस चारों तरफ से उस चैम्बर को या उस ऑफिस को घेर चुकी है, तो अब समझ गया कि अब तो भागना मुश्किल है यहाँ से। तो वो क्या काम करता है कि जो रमेश झा का जो काफ़िला था, गाड़ियों का मंत्री थे ही, उनका गाड़ियों का बहुत सारा काफ़िला था, तो उस गाड़ियों के काफ़िले में एक गाड़ी में वो घुस करके पहले से बैठ जाता है और रमेश सिंह का जो काफ़िला होता है वो हेलीपैड की तरफ निकल जाता है। अब जिससे जो विनोद सिंह था वो वहाँ पर बच जाता है गिरफ्तार होने से। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और रमेश झा जो मंत्री हैं उनकी गाड़ी, उनका काफ़िला आगे आगे चल रहा है और पुलिस प्रशासन पीछे पीछे है। उसको पुलिस प्रशासन का टारगेट है कि हमको विनोद सिंह को गिरफ्तार कर लेना है चाहे जैसे भी। अब होता ऐसा है कि जब हेलीपैड पे गाड़ी पहुंचती है रमेश झा की, तो हेलीपैड से कुछ दूर पे ही गाड़ी रुक जाती है और तब तक गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से विनोद सिंह निकल करके दौड़ करके हेलीपैड जो हेलीकॉप्टर खड़ा होता है उसके अंदर बैठ जाता है जा करके। भाई विधायक था, पावर उसका भी था और उसकी सरकार का वो उसकी सरकार में उसके ही सरकार के मंत्री भी हैं उसके साथ, तो पावर था ही। तो होता भी ऐसा है। और जब मंत्री जी को ये बात कुणाल किशोर बताते हैं कि सर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आप अभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकते हैं, तो कारण पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। तो कुणाल किशोर कहते हैं कि सर आपसे पहले एक बदमाश है जो आपके हेलीकॉप्टर में बैठ गया है और जिसके खिलाफ 80 मुकदमा दर्ज है, वही विनोद सिंह, वो उसमें बैठा हुआ है और वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, तो उसको पहले हमको गिरफ्तार करना है तभी आप बैठ सकते हैं। और ये रूल भी होता है कि जब तक पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ओके ना करे तब तक मंत्री वगैरह कदम नहीं उठाते हैं। तो कुणाल किशोर अपने दल बल के साथ उस थानेदार के साथ जो कि विनोद राम थे, इंस्पेक्टर थे, उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं और वहां से विनोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके विनोद सिंह को लेकर के आते हैं। और विनोद सिंह सोचिए इतना उस ज़माने में उसका दम था, इतना पावर था कि गिरफ्तार होता और उस कुणाल किशोर को और इंस्पेक्टर को धमकी देता है। कहता है कि आज से बहुत साल पहले मैंने एक दरोगा का गर्दन काटा था और जिस दिन मैं जेल से छूटा उस दिन 2 गर्दन और काटूंगा और उसमें एक एसपी साहब तुम होगे और ये एक इंस्पेक्टर होगा। अब इतना सुनना था इंस्पेक्टर तो बेचारा थर थर काँपने लग जाता है कि भाई बदमाश है, उसका कोई भरोसा नहीं कर सकता है, कुछ भी हो सकता है और वो क्या कर दे क्या नहीं करे ये कौन जान सकता है। फिर जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद फिर वो जेल से धीरे धीरे छूटता है। 1985 का समय था, अगला चुनाव होने लगता है। अगला चुनाव में भी वो खड़ा हो जाता है विनोद सिंह और वो उस समय उसका धीरे धीरे जेल में जाने के बाद आतंक जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। लोग उतना खौफ नहीं था और काम करोगे तो ही जीतोगे, ये वाला हाल था। अब विनोद सिंह यहाँ से हार गया अपना ये जो चुनाव था 1985 का, वो हार गया। उसी समय राजा विश्वनाथ सिंह का जनसभा वगैरह लगता था उस इलाके में जहाँ पर विनोद सिंह रहता था। तो उस समय आना जाना लगभग इन लोगों का एक दूसरे के सभा में हमेशा चला करता था। विनोद सिंह भी और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सभा वगैरह में जाया करता था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि विनोद सिंह को चंदवा का पिड़ला गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा, किसी कारणवश रात वगैरह हो गया होगा या कोई भी बात थी, वहाँ पर रुकता है और रात में खाना वगैरह खा करके वहीं पर विश्राम करता है, सो जाता है। और उसी रात जिस गांव में वो रुका हुआ था उसी गांव के ही कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं हथियार वगैरह ले करके और उस गेस्ट हाउस में गोलियों की इतनी तड़तड़ाहट गूंजती है कि कोई समझ नहीं पाता है कि गोली चल किधर से रही है। सब डर जाते, खौफ खाते हैं कि आखिर हुआ ऐसा क्या है। बाद में अगले दिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर विनोद सिंह की लाश मिलती है। वही विनोद सिंह जिससे पूरा गांव परेशान था, गांव पूरा प्रताड़ित था और लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते थे। उस विनोद सिंह की लाश मिलती है और काफ़ी ऐसा बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे समाचार पत्रों में भी सुनने में आता है कि विनोद सिंह मर गया था और उसका मारने वाले का आज तक पता नहीं लगा।
और ऐसा कहा जाता है कि जिस गांव वाले को वो परेशान करता था, उसी गांव वाले में से बहुत सारे लोगों ने मिल करके जो जितने जितने खिलाफ जिन्होंने जिसके जिसके नाम से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उन सभी लोगों ने इसको मारने में मतलब मारने का इसको काम किया है। तो ये लगभग विनोद सिंह बाहुबली जो था उसकी एक कहानी थी। और ये कहानी सुनाने का कुछ ऐसा खास उद्देश्य नहीं है, बस आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से जागरूक करना है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर आगे एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।